हम लोग आज फरीदाबाद से ग्वालियर के लिए चले हैं सड़क मार्ग से, और अब हम आगरा से आगे राजस्थान में होते हुए फिर मध्य प्रदेश में एंटर करते हैं। ये देखो हरी, हम लोग अब उस इलाके में आ गए हैं जिसके लिए ये इलाका बहुत ही मशहूर रहा है। यहाँ बड़े बड़े 10 सम्राट का मतलब बहुत बड़े बड़े डाकू, और ये चंबल नदी, और चंबल नदी में चंबल नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत बड़ा है, और पूरे कैचमेंट एरिया में इतने ज़्यादा वो है मिट्टी के पहाड़ जैसे, जिनको हम खार कहते हैं। ये सारा चंबल का इलाका है। और रिकॉर्ड हो रहा है या हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे लगा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ ये हो रहा है। मैं यहाँ से कई बार वैसे गुजरा हूँ किसी न किसी कारण से, लेकिन जब भी मैं गुजरता हूँ तो बड़ा रोमांच सा पैदा होता है। ऐसा लगता है कि हम उस इलाके में आए जिसकी बड़ी बड़ी कहानियाँ, जिसके ऊपर फिल्में भी बनी, और आज तक वो इतिहास का एक हिस्सा है। आसमान देख रहा है, कैमरा आसमान देख रहा है। ये सन 72 में, उस टाइम शायद हम PhD सेकेंड ईयर में थे, और उस टाइम जयप्रकाश नारायण जी यहाँ आए थे, और उससे पहले विनोबा भावे जी इस इलाके में आए, और उनको ये था कि यहाँ बड़े बड़े डाकू पैदा हो रहे हैं, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े अपने ग्रुप बना रखे हैं। तो विनोबा जी इससे चिंतित थे कि अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि डाकू जो थे ऐसे थे कि मोरलिस्ट थे, आम आदमी को कुछ नहीं कहते थे, लेकिन बाकी जो पैसे वाले थे उनसे पैसे लेना और अपने हिसाब से जो है उस इलाके को जिसमें वो रहते थे उसको चलाना, वो सब उनका बढ़ता जा रहा था। तो वो यहाँ आए 1960 में, और 1960 में उन्होंने कई लोगों से मिलके, जो यहाँ के प्रबुद्ध लोग थे, तो इस इलाके में उन्होंने ये अवेयरनेस पैदा की कि भाई ये काम मत करो, इसमें समाज जो है पीछे रह जाएगा और इलाका डेवलप नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पर लैंड इस तरह की है कि इसमें खेती नहीं हो सकती, लेकिन कुछ और काम हो सकता है, वो काम करने की कोशिश करो। तो काफ़ी लोग मोटिवेट हुए और कुछ ने उनका साथ भी दिया, लेकिन 11 साल तक वो फिर मामला ठंडे अवस्थे में चला गया। और उसके बाद विनोबा जी जो हैं उन्होंने एक व्रत ले लिया था कि वो किसी और इलाके में जाएंगे नहीं, जहाँ वो रहते हैं वहीं रहेंगे कुछ समय के लिए। तो उस समय कुछ जो 10 सम्राट हो चुके थे उस समय, बहुत बड़े इलाके में जिनकी चलती थी आवाज़, जहाँ भी उनकी पहुँचती, एक तरीके से वो उसके सम्राट माने जाते थे। तो उसमें मोहर सिंह, माधव सिंह, जिलेदार सिंह और इस तरह के बहुत सारे थे। तो वो पहले तो थे अपने अपने कास्ट के लीडर, लेकिन वो सबका काम एक ही था, लेकिन बाद में वो कास्ट बार में परिवर्तित हो गया। ये इतना बड़ा साम्राज्य डाकुओं का हो गया है कि ये मुरैना, इटावा, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर और आगरा का भी कुछ हिस्सा, फिरोजाबाद का हिस्सा, ये सारे हिस्से ऐसे हो गए कि इसमें डकैतों की ही चलती हो गई। लेकिन काफ़ी समय तक तो ये डकैत जो है आम आदमी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लोग आते जाते रहते थे। सिर्फ इनका ये था कि पैसे वालों से पैसे लेना है, या कहीं किसी से कोई अदावत हो गई तो करना है। गरीबों की सहायता भी लोग करते थे, इसलिए ये बड़े मशहूर होते थे। तो बहुत से लोग गरीब लड़कियों की शादी में उनका हेल्प भी करने जाते थे, लोग इनके पास हेल्प लेने के लिए भी जाते थे। लेकिन धीरे धीरे वो कास्ट वार में परिवर्तित हो गया, और फिर वहाँ ज़्यादा अशांति पैदा होने लगी।
तो विनोबा जी के पास इसी इलाके के एक 10 सम्राट माने जाते थे। वो खुद उनके मन में आया कि अब ये परिवर्तन यहाँ होना चाहिए, तो वो विनोबा जी के पास गए। विनोबा जी ने 1960 में आ ही चुके थे और उनके प्रयास से कुछ यहाँ हुआ भी था सरेंडर, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि इस समय तो हमने व्रत लिया हुआ है, मैं अब नहीं जा सकता है किसी भी दूसरे इलाके में, इसी इलाके में रहूँगा। तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप जयप्रकाश नारायण जी के पास जाओ और वो इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो फिर ये लोग जयप्रकाश नारायण जी के पास गए। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि मैं सोचूंगा, और वो जो मैसेज लेके गया वो भी वास्तव में 10 सम्राट था, लेकिन उसने अपना नाम बदल के वहाँ गया हुआ था। बाद में उसने बता भी दिया कि मैं असली नाम भी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम मेरे आश्रम में रहो। पटना के पास ही उनका आश्रम था, और 1 महीने तक जब वो रहा, उनको ये विश्वास हो गया कि ये वास्तव में चाहते हैं कि वहाँ शांति हो जाए। तो फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सरकारों से बात की और उन्होंने कहा कि भाई ये लोग सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन इनकी शर्तें भी हमें कुछ माननी पड़ेंगी, कुछ सरकार को झुकना भी चाहिए। तो जयप्रकाश जी का प्रभाव ऐसा था कि सरकारें उनकी बात मानने लगीं, और उनको बजाय गिरफ्तार करने के ये तय हो गया कि इनको किसी को भी फांसी की सज़ा नहीं होगी, चाहे कितने बड़े जुल्म किए हों, आजीवन कारावास होगा। इस पर वो डाकू भी तैयार हो गए। और ये भी फिर जयप्रकाश जी ने कहा कि ये मुकदमे बहुत लंबे नहीं चलना चाहिए, ये 2-4 साल में फैसला हो जाना चाहिए। सरकारें मान गई। तो कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। तो भिंड जिले के किसी गाँव में, अब मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ बैठ के इन्होंने सरेंडर करवाया, और एक ही दिन में बड़े बड़े जो 10 सम्राट जिन्हें कहते थे या डाकू कहा जाता था, उन्होंने 80 से ज़्यादा लोगों ने एक दिन में सरेंडर किया। और फिर दूसरे दिन लगभग इतने ही और लोगों ने, तो 167 लोगों ने टोटल सरेंडर किया। और फिर ये हुआ कि अब यहाँ कोई बड़ा नहीं डाकू रहा है। और फिर उन डाकुओं का जो भी लीगली उन पर केस थे वो केस चलाए गए, और किसी को 4 साल बाद, किसी को 5 साल बाद सबको छोड़ दिया। और उन लोगों ने भी जयप्रकाश जी ने जो बात कही थी कि आपको मुख्य धारा में रह के काम करना है, तो वो आज तक करते रहे। तहसीलदार सिंह जी, अब मुझे पता नहीं कि आज अभी जिंदा हैं या नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले मुझे पता लगा था कि वो बहुत बड़ा सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो ये काम इन लोगों ने किए हैं। आज इसी इलाके से जो गुजर रहे हैं तो वो सारी बातें याद आती हैं कि उस समय हमारे इटावा से लोग जो हैं देखने के लिए कि भिंड चलो वहाँ देखेंगे, उस गांव में हजारों लोग वहाँ इकट्ठे थे, लेकिन जमुना पार करने के बाद पुलिस ने नहीं जाने दिया किसी को। तो हम और हमारे मित्र अशोक पोरवाल जी थे, ये सब लौट आए थे वहाँ से। इस तरह का माहौल उस समय था। देखो अब आज की डेट में ये इलाका अब डेवलप हो रहा है, एग्रीकल्चर यहाँ बहुत आगे गई है। शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर स्पेशल प्रोग्राम चलाए अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में, और काफ़ी यहाँ एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ। तो कुछ ही लोग होते हैं समाज में जो बदलाव ला सकते हैं, और जयप्रकाश नारायण जी का तो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था जिसकी छाप इस इलाके में काफ़ी है।